बंद कर दिया था मैंने, लेकिन एक लेख पढ़ रहा था मैं, तो उस लेख में ये बात थी कि कमलेश्वर जी लेखक और लेखन में पूर्ण है। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है। मैंने वापस मेरा मोबाइल 1 बजे ऑन किया, तो मैंने कहा यार अंतर तो है, क्योंकि कमलेश्वर जी पत्रकारिता में, साहित्य में, फिल्म लेखन सभी जगह सफल रहे हैं, तो अंतर तो मुझे मालूम पड़ा। और दूसरा अंतर ये भी था कि मैंने पिछले 22 वर्षों से हम हिंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हजारों लाखों किताबें लेखकों में निकली हैं, लेकिन उनके 10 खरीदार भी नहीं है, और शायद उन्होंने भी पूरी पढ़ी नहीं उनकी किताब निकल गई। तो मुझे अंतर समझ में आया। मैंने रात में, अब ये देवमणि जी पूरे फिल्मी नहीं है, हम तो पूरे फिल्मी व्यक्ति हैं। साहित्यकार 11 बजे सो जाते हैं, हमको आदत है 12 बजे भी कलेक्टर को भी फोन लगाने की, मंत्री को भी फोन लगाने की, वो हमारी आदत है। तो हमने 1 बजे कुछ 2 लेखकों से बात की, उन्होंने कहा केशव जी अच्छा विषय है, और चल मैंने रात में फेसबुक पे डाला। सुबह तक काफी आपके भी कुछ कमेंट थे, अलग अलग बात निकल कर फिर ये आई। तो एक बात ये भी आई थी कि जो प्रकाशक हैं, प्रतिष्ठित प्रकाशक, वो उन्हीं लेखकों की किताबें निकालते हैं जो सेलेबल हैं, बिकते हैं, ब्रांडेड हैं। बाकी और जो प्रकाशक, हजारों प्रकाशक आ गए, वो तो निश्चित रूप से पैसा कमाने के लिए धंधे में उतरे हैं, और उनके पास लोग आ भी रहे हैं, उनकी किताबें छप भी रही हैं। कितनी बिक रही है नहीं बिक रही है उनको उससे मतलब नहीं। लेखक जो नया लेखक है वो स्वार्थ सुखाए वाली बात होगी कि मेरी किताब निकल गई है, ये है, कोई पढ़े ना पढ़े वो एक अलग विषय हो जाता है उनका। बात जैसे कि अमिताभ घोष का मैंने पढ़ा था सर, कि उन्होंने 300 पेजेस पूरी किताब कंप्लीट होने के बाद पूरे फाड़ दिए, क्योंकि वो अपने लेखन से पाठक के तौर पर वो खुद संतुष्ट नहीं थे, फाड़ दिए। दोबारा लिखी, और आज देखिए अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, नाम है उनका। अब ये नहीं कि वो अंग्रेजी, लेकिन उनकी दृष्टि लेखन के प्रति थी ऐसी। आज के दौर में, अब उसी दौर में अगर अपन देखे जाए तो साहित्यकार, बड़े बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार गुलशन नंदा जी को लेखक साहित्यकार नहीं मानते, उच्च कोटि का। बाद में उनकी जो किताबें रिकॉर्ड पड़ा, इतनी सेलेबल हुई, और फिल्मों में भी अगर कोई साहित्यकार प्रतिष्ठित हुआ है, सफल फिल्में दी है, तो गुलशन नंदा जी ने दी है। आज के दौर में अगर हम ये अंतर देखें तो निश्चित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये अंतर समझ में आ रहा है कि जिसको भी व्यावसायिक लेखक बनना है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी तैयारी के साथ आता है। ऐसा नहीं है शौकिया तौर पर कि किताब 25-50 हजार रुपए लगा दिए, निकल गई, और अपने रिश्तेदार को आते हैं तो चाय पिलाने के पहले उसको पुस्तक दे देते हैं, अब बोले यार रखेंगे कहाँ यार, ठीक है भैया। तो आज की तारीख में हर जो लेखक, जैसे कि अमीश त्रिपाठी बैंक में मैनेजर थे, अच्छी नौकरी थी, लेकिन जब लेखन में आए नौकरी से त्यागपत्र दिया उन्होंने और अपनी तैयारी की, और आज कितना बड़ा नाम है। हम 6-6 लाख रुपए देते हैं उनको, चेतन भगत की हम 6-6 लाख रुपए सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इनको बुलाते कॉलेज में देते हैं। तो कहने का मतलब आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप वाकई लेखक हैं और लेखनी से, आपकी लेखनी से समाज को और देश को, परिवार को कुछ एक सकारात्मक या एक कुछ असर छोड़ के जाती है, वो लेखन सराहा जाता है। वो अंतर हमको समझ में आया और कमेंट से भी समझ में आया। तो हमने निवेदन किया, फिर सुबह देवमणि जी ने दृष्टि डाल दिया, तो मैडम ने पूछा था कि अब दृष्टि कैसे जुड़ा, तो मैंने कहा कि देवमणि जी बताएंगे इसके। तो धन्यवाद। देखिए हमारे जो सीनियर हैं विजय कुमार जी, कमलेश पांडे जी, तो गुलशन नंदा के माने एक सवाल केशव जी ने खड़ा किया है, एक बेस्ट सेलर किताब जिसे बोलते हैं और एक क्रिएटिव लेखन। तो हमारे जो वक्तागण हैं हम उनसे सुनेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे जो हिंदी के सबसे मशहूर लोकप्रिय आलोचक हुए डॉक्टर नामवर सिंह, तो नामवर सिंह जी से एक सवाल पूछा गया कि आप आलोचक क्यों बने, तो नामवर जी ने कहा कि मैंने लिखने की शुरुआत कविता से की थी, कविता लिखने से। तो लिखना जो है वो सरस्वती की पूजा माना जाता है। बोले कि मैं अपने काव्य पुष्प लेकर के सरस्वती के मंदिर में गया तो मैंने देखा इधर उधर बहुत सारे फूल बिखरे हुए हैं, तो मैंने जो है अपने फूल साइड में रख दिए और मैंने झाड़ू उठाया और जो है कचरा साफ करने में जुट गया। तो बोले कि पूरी उम्र फिर मैं आलोचना का झाड़ू लिए घूमता रहा। तो मतलब ये उनकी
दृष्टि थी कि इतना जो है कचरा फैला हुआ है, मुझे और कचरा नहीं फैलाना चाहिए। तो उन्होंने जो है अपना गद्य लेखन का रास्ता अपना लिया, आलोचना का। तो कोई भी विधा हो सकती है, लेकिन वो हो सकती है। हमारे यहाँ जो हिंदी के सबसे पसंद किए जाने वाले कवि और सबसे ज्यादा लंबी पारी मंच पे खेलने वाले गोपाल दास नीरज। तो ये शायरा प्रज्ञा विकास नीरज जी से मिलने गई और बातचीत में एक ये आया कि कुछ नया काम किया जाए, और प्रज्ञा जी से नीरज जी के अंतिम दिनों में उनसे उनकी हैंड राइटिंग में उनकी 50 कविताओं का लेखन करवाया, और वो 50 कविताओं की एक जो है किताब का प्रज्ञा जी ने संपादन किया, वो प्रकाशित हुई, और वो किताब इतनी पसंद की गई कि एक हफ्ते में उसका दूसरा एडिशन निकालना पड़ा। तो जो है एक नीरज जी की अपनी जीवन दृष्टि है कि बहुत सारे लोगों ने उनसे मंच से सुना, उनके कैसेट सुने, उनकी सीडी सुनी, और उनसे जो है प्रेरणा प्राप्त की। तो ये हमारी जो है एक जो यंग जनरेशन है उसकी प्रतिनिधित्व करने वाली शायरा है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा शर्मा से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस विषय के बारे में क्या सोचती हैं, वो आपको बताएं। प्रज्ञा शर्मा है और प्रज्ञा। कविता लिखना, कुछ भी लिखना सरल नहीं है। पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। उपस्थित विद्वज्जन, वक्तागण, सुधी श्रोता, आयोजक मंडल और हमारे संचालक महोदय, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम भेजती हूँ। मैंने जब ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा देखी तो इसमें सभी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ था, फकत एक मैं थी जिसके नाम के आगे, लेकिन आपके नाम के साथ आपका इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल था कि वो अपने आप में, और मुझ अदना के नाम के आगे शायरा लगा था। और कल ही मैं वापस आई, हम सब दीप्ति जी, मैं, लता जी, हम लोग वापस आए, तो मुझे लगता है कि अच्छा संख्या भी इतनी कम है कि यहाँ पे श्रोता तो है ही नहीं, हम सब हैं। तो मैं अपनी बात में आपको समझाने लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं स्वयं यात्रा में हूँ, और आप सभी जो लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। मैं अपनी बातें कह सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम के आगे शायरा लगा है, तो मुझे अपनी गज़ल से शुरुआत करने की आज्ञा मिलनी चाहिए। क्या इजाजत है? गजल का मतलब देखें कि ख्वाहिशें जितनी हैं, अच्छा क्योंकि मैं लेखिका हूँ, उसके पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जब मैं इस विषय के बारे में सोच रही थी, जैसे कि केशव जी ने बोला, उन्होंने बात गुलशन जी से आरंभ की, फिर देवमणि जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, तो उन दोनों में एक विसंगति मैंने ये पाई कि जिसको लेकर मैं भी जरा सा परेशान हुई थी एक दो क्षण के लिए, कि साहित्य, अगर विषय ये होता कि साहित्यकार और साहित्यकार की दृष्टि, इन्होंने तो मना ही कर दिया था तो नहीं, ये बहुत अच्छा किया था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, मैं शायद मना कर देती, लेकिन चूंकि विषय था लेखक और लेखक की दृष्टि, तो मेरे लिए बात आसान हो गई। तो यहाँ पर ये गजल का मतलब देखें कि लेखक यानी कोई भी लिखने वाला, मुझ जैसा कोई भी, और साहित्यकार यानी कि जैसा कि ये मंच है, मेरे विषय को शायद मेरे लिए ही आसान किया है। बहरहाल मतलब यूं कि ख्वाहिशें जितनी हैं, हिस्से भी मेरे उतने हैं, जितने किरदार हैं, चेहरे भी मेरे उतने हैं। ख्वाहिशें जितनी हैं, हिस्से भी मेरे उतने हैं, जितने किरदार हैं, चेहरे भी मेरे उतने हैं। मुझसे वाबस्ता फसानों की कमी कोई नहीं, इसलिए तो यहाँ कस्से भी मेरे उतने हैं। और शेरियों की जितनी आवारगी है, मुझ में जुनून है जितना, हर सफर के लिए रास्ते भी मेरे उतने हैं, हर सफर के लिए रास्ते भी मेरे उतने हैं। और ये शेर की मेरे किरदार से सच्चा कोई किरदार नहीं, बतौर खास कि मेरे किरदार से सच्चा कोई किरदार नहीं। जितने जज्बात हैं, रिश्ते भी मेरे उतने हैं, जितने जज्बात हैं। एक स्वागत करता हूँ बीच में जयश्री जी का स्वागत है, एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच और भी समृद्ध हुआ। और जयश्री जी, ये शेर आपकी नजर।
मुझसे वाबस्ता फसानों की कमी कोई नहीं, इसलिए तो यहाँ किस्से भी मेरे उतने हैं। मेरे किरदार से सच्चा कोई किरदार नहीं, जितने जज्बात हैं रिश्ते भी मेरे उतने हैं। और ये शेर आखिर के देखकर मुझको भला सोच भी सकता है कोई, देखकर मुझको भला सोच भी सकता है कोई, जितनी यकजा हूं मैं टुकड़े भी मेरे उतने हैं, जितनी यकजा हूं मैं टुकड़े भी मेरे उतने हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि साहित्यकार और साहित्यकार की दृष्टि की जगह जब लेखक और लेखन की दृष्टि ये विषय रखा गया तो मेरे लिए आसान हो गया यहाँ पर उपस्थित होना और हामी भरना। तो मैंने जैसा कि कहा कि मैं अपनी अनुभव अपनी बातें कहूंगी, समझाऊंगी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं स्लाइड भी नहीं हूँ, स्वयं यात्रा में हूँ। तो मेरे लिए ये दोनों दो अलग बातें होकर भी एक ही बात है। उदाहरण के लिए ठीक वैसे ही किसी नदी में बहता हुआ जल, यानी कि गंगा नदी का उदाहरण ले लें, तो नदी में बहता गंगा का जल और किसी कमंडल में भरा गंगा नदी का वही जल। अब बात ये आती है, अगर हम कमंडल को लेखक समझ लें, तो जब लेखक नदी के साथ यात्रा करना चाहता है तो उसे नदी की ही दिशा में यात्रा करनी होती है, उसके प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलना होता है। लेकिन एक दिन अगर ये स्थिति आ जाए कि वो अपने साथ अपनी दिशा में जल को यात्रा कराना चाहता है तो उसे कमंडल में भरना ही पड़ता है। लेकिन फिर एक समस्या उत्पन्न होती है कि कमंडल के उस जल में कोई जहाज या नाव नहीं चल सकती है, तो उसे उस जल को पुनः नदी में प्रवाहित करना पड़ता है और उसमें कोई भी जहाज कोई भी नाव चल सकती है। यानी कि अहम से अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा, अनुभव से अनुभूति की यात्रा, स्व से वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा उसे करनी ही पड़ती है। और इस यात्रा में जैसे जैसे कोई लेखक अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता चला जाता है, तो एक दिन वो समाज को अपने अनुरूप कुछ दे पाता है, या अगर वो साहित्य की दिशा में अग्रसरित होता है तो वो किसी कालजयी रचना की रचना करने में सक्षम हो पाता है। अब फिर मेरे लिए एक प्रश्न उठता है कि क्या यही एक कसौटी है समाज को कुछ दे पाना या कालजयी रचना का हो पाना? तो मेरा मानना है कि नहीं, इसके बीच में और भी कई पड़ाव हैं, जैसे सामाजिक प्रभाव, जैसा कि आपने पत्रकारिता डिजिटल मीडिया के बारे में बोला, धनोपार्जन, फिर इसके बाद यश की कामना, इस तरह के कई आवश्यकताएं, कई प्रभाव जिनका सामना हमें करना पड़ता है और चेतन या अवचेतन रूप में एक निर्णय लेना पड़ता है, एक वैम्या। अगर हमें धनोपार्जन के लिए कोई ऐसा कारण मिल जाता है जैसा कि बताया, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उसी दिशा में लिखते चले जाते हैं, दृष्टि का विकास होता चला जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? तो विसंगतियां उत्पन्न होती है हमारे अंदर और हमारा लेखन अवरुद्ध होता है। मेरे साथ भी ये हुआ था। लेखन मेरा प्रिय विषय था, लेकिन लेखन मुझे जीविकोपार्जन के लिए मैं उस लेखन को उस दिशा में नहीं कर पा रही थी। मैं विद्यालय संचालित करती थी और मैं इस विडंबना के साथ, इस विसंगति के साथ मैंने कई वर्ष गुजारे। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि विकसित हुई, यानी कि लेखक में, और मेरी लेखन दृष्टि विकसित हुई और मंचों पर मैं जाने लगी, उसके साथ धनोपार्जन होने लगा, सारे प्रश्नों के, सारे समस्याओं का समाधान मिल गया और हल मिल गया। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो विसंगतियां जन्म लेती हैं, उदाहरण के लिए जिसका सामना सबसे ज्यादा मैं करती हूँ एक शायरा होने के नाते, हम मंच के लोग सोचते हैं कि हमें इतनी तालियां मिल रही हैं। सोचा करती थी, अब तो नहीं, वो समय बीत चुका, क्योंकि वो दृष्टि स्पष्ट हो चुकी कि हमें इतनी तालियां मिल रही हैं, हमें इतनी दाद, इतनी वाहवाही मिल रही है। फिर उसके बाद वो क्या कारण है कि साहित्य में स्थान नहीं मिल रहा? या फिर जब अच्छी कविता लिखने वाले, नए विषयों पर लिखने वाले लोग ये सोचते हैं कि जब हम अच्छा लिख रहे हैं, हम श्रेष्ठ लिख रहे हैं, तो वो कौन सी बात है जिसकी वजह से हमें मंचों पर स्थान नहीं मिल रहा? जहां पर आर्थिक लाभ देने वाले मंच हैं, वहां पर हमें नहीं बुलाया जा रहा। तो यहाँ पर फिर एक कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, ये उसी दृष्टि के विकसित नहीं होने का परिणाम होता है। तो ये हमें तय करना होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है
और जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें स्वांता सुखाए लिखना है, तो वो 30-40 किताबों के रूप में जो हम समाज को कचरा जैसी, उनके बारे में तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये फेसबुक के जो लेखक हैं और तमाम बिरादरी है, और बस लिखा और छपवा दिया और उसके बाद कोई पढ़े या ना पढ़े, जैसा कि आपने बताया कि सब वक्त साथ लेते हैं, और प्रिंट मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतने सारे पब्लिशर्स आ गए हैं, तो वो समाज को कचरा देने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और इसके अलावा ऐसा भी साहित्य रचा जाता है जिन्हें दूसरी पुस्तकों के आवरण में रखकर छुप के पढ़ा जाता है, तो वो भी एक लेखन होता है। तो लेखन के लिए ये बहुत आवश्यक तत्व है कि हमारी दृष्टि इतनी तो स्पष्ट हो, इतनी तो विकसित हो कि हमें मालूम हो कि हम इससे समाज को कुछ दे जाए और आखिर में हमें उससे कुछ संतुष्टि मिले, वो चाहे मंच हो, वो चाहे साहित्य हो, चाहे मीडिया हो, वो चाहे फिल्म ही क्यों ना हो। तो ये जो लेखक है और लेखक की दृष्टि, लेखक का व्यक्तित्व, उसके विचार जैसे जैसे विकसित होंगे वैसे वैसे उसकी दृष्टि विकसित होगी, उसका लेखन विकसित होगा। इसी का उदाहरण नीरज जी, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि मंच का मेरे समय में वो बड़ा नाम रहे जब मेरा आना हुआ, और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सी विधाओं में लिखा। उन्होंने दोहे लिखे तो दोहों को परिभाषित कर दिया, गागर में सागर भरे, मुंदरी में नवरत्न, ना ऐसा ना दोहा करे तो है व्यर्थ प्रयत्न। तो जब उन्होंने ऐसा लिख दिया, ये सारी चीजें लिख दी, तो मंच पर सबसे ज्यादा बुलाए जाने वाले, सबसे आखिरी समय तक, कोई समय सीमा पे नहीं बंधे रहे कि अपने पूरे जीवन काल में 10 वर्ष तक उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, वो आखिर तक प्रसिद्ध रहे। फिर उन्होंने उस लेखक जिनका नाम नीरज जी, मैं उदाहरण के स्वरूप ले रही हूँ, उन्होंने लेखन की दृष्टि जब उनकी इतनी विकसित हो गई तो उन्होंने मृत्यु गीत सरीखी कालजयी रचनाएं रच दी। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ नहीं करूंगी, और मैं खुद भी सुनना चाहूंगी क्योंकि कार्यक्रम भी देर से आरंभ हुआ है, लेकिन आखिर में अपनी वाणी को ये सारे पन्ने में कब का कर चुकी हूँ। कुछ पॉइंट्स थे जिनको कहना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ, लेकिन आखिर में बस ये कहना चाहूंगी अपने लिए ही कि जब लेखक की लेखन दृष्टि, यानी कि लेखक के स्वयं का व्यक्तित्व, उसकी स्वयं की सोच इतनी स्पष्ट या इतनी विकसित हो जाती है, तभी उसकी रचना प्रार्थना के स्वर में तब्दील हो पाती है, और जीवन में कभी ना कभी कम से कम एक ऐसी रचना वो दे जाता है समाज, जिसके रूप में उसे याद रखता है। इसलिए मैं नीरज जी की एक प्रार्थना जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। शायद आप सबको ना पता हो कि ये प्रार्थना उनके द्वारा लिखी गई है। वो प्रार्थना ये कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल उड़े, नृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। ये वही नीरज है। सुरा सुंदरी जैसे आरोप भी लगे और आखिर में ऐसे उन्होंने प्रार्थनाएं भी दी, मृत्यु गीत सरीखी कालजयी रचनाएं भी दी। ये था उन लेखक की लेखन दृष्टि का विस्तार कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल उड़े, नृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे जग, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। तो हम लोगों का यही दायित्व होना चाहिए मेरी समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी पूरे देश में कविताएं सुनाती रहती हैं। पहली बार एक वक्ता के रूप में आपके सामने आई, बहुत अच्छा बोला प्रज्ञा जी, बधाई आपको। देखिए हमारे जो है सामने घड़ी है और हमारा जो है हमेशा कार्यक्रम होता है 4 से 6:30 बजे। तो आज हमारा टारगेट है कि 6 बजे तक हम 10-12 मिनट जो हमारे वक्ता हैं बोलेंगे। आधे घंटे इंटरएक्शन के लिए अगर निकाल सकें, आप लोगों के साथ बातचीत हो, आपके मन में जो जिज्ञासा है, और उसमें भी जब इतने अच्छे लोग हों, शायरा दीप्ति मिश्र हैं, गीतकार रास बिहारी पांडे हैं, कवित्री आभा दबे हैं, रंगकर्मी प्रीता माथुर हैं,
अमन गुप्ता साहब हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जहाँ पे हों तो वहाँ पे कुछ चर्चाएं तो जरूरी होते थे। फिराक साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मन भर पढ़ता हूँ तो छटाक भर लिखता हूँ। नई पीढ़ी के लिए मतलब यूं समझ सकते हैं कि 100 किलो पढ़ता हूँ तो 100 ग्राम लिखता हूँ। तो क्या लिखने के लिए मतलब इतना पढ़ना जरूरी है? लेकिन तो कुछ लोग जो है इसका उल्टा भी करते हैं कि 100 ग्राम पढ़ते हैं और 100 किलो लिख देते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि फिराक साहब के पास गहरी दृष्टि थी। तो इसी तरह जो है जैसे कमलेश्वर जी का नाम थोड़ी देर पहले आया, तो कमलेश्वर जी से मैं भी मिला हूँ, इंटरव्यू भी किया है। देश विदेश का साहित्य के इतना मतलब बड़ा ज्ञाता, अच्छे वक्ता, अच्छे एंकर, तो मतलब ये बहुत बड़ी समझदारी निर्मित की उन्होंने। और उनके साहित्य पर जो है पीएचडी किया डॉक्टर मंजुला देसाई जी ने। मैं चाहता हूँ कि ये कमलेश्वर जी के वो अपनी जो है बात रखें तो हम सबकी समझ में ये बात और आसानी से समझ में आएगी कि एक कामयाब लेखक की दृष्टि क्या होती है। डॉक्टर मंजुला देसाई से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आपके सामने आए। और मंजुला जी के साथ बहुत अच्छा है, हमेशा 2-4 शिष्याएं भी साथ लेके आती हैं। आज भी उनकी शिष्याएं हैं, आई है। उनकी 2 शिष्याएं आई है साथ में। हाँ, तो सीखती भी है, सिखाती भी है। आप सबको मेरा नमस्कार और विजय को हेलो। विजय को हेलो इसलिए कि एक बेंच पर बैठकर हम झगड़े हैं बहुत बार एमए में पढ़ते हुए। अच्छा लगता है जब विजय इतने अच्छे पद पर पहुंचकर समीक्षक बनकर आज उभरे हैं। मेरी लड़ाई उसके साथ आज भी वही है, चलती रहेगी बिल्कुल। अब आपके सामने धर्म संकट, मेरे सामने आप 10 मिनट दे रहे हैं कि 15 मिनट? ठीक है, आप बोलिए, चेहरा पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं चेहरा पढ़, टीचर हूँ तो पढ़ लूंगी चेहरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बोल दूं कि सिर्फ कमलेश्वर पर नहीं बोलना चाहूंगी, इसको हटाने की दिखती है ना, इसकी जरूरत नहीं। कमलेश्वर पर ही सिर्फ नहीं बोलना चाहूंगी, अपनी बात इस तरह स्पष्ट करूंगी कि जब एक विषय आपके सामने आता है, लेखक और लेखन दृष्टि, तो केशव जी से मैंने कहा, आपने कहा लेखक और लेखन में क्या अंतर है? तो मैंने उनसे कहा जो कला और कलाकार में अंतर है वो लेखक और लेखन में अंतर है। फिर उन्होंने दूसरे दिन सुबह दृष्टि जोड़ दिया। तो मैंने कहा दृष्टि बोलकर तो आपने उसको ऐसे सीमित कर दिया और वैसे असीम भी कर दिया आपने उसे। खैर, उन पचड़ों में न पड़कर मैं अपनी बात कहती हूँ। जब भी कोई एक कृति लिखी जाती है, जब भी हम कुछ लिखते हैं या कोई भी लिखता है, तो 2 तरह से लिखा जाता है। एक वह व्यक्ति लिखता है जिसे लिखने की इच्छा है, स्वानुभूति है, वो खुद उसे महसूस कर रहा है, उसको लिख रहा है। और एक दूसरा होता है कि वो स्वानुभूति नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मैं ये लिखूंगा तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा, मैं ये लिखूंगा तो ये इस तरह के पाठक मिलेंगे, मैं ये लिखूंगा तो इस तरह के ऑडियंस मिलेंगे। तो 2 तरह से एक लेखन को मैं विभाजित कर रही हूँ। पर क्या लेखन सिर्फ लेखन होता है? लेखन सिर्फ लेखन नहीं है। मैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा। एक है लेखक, दूसरा है पाठक और तीसरा है आलोचक। जब आप कहेंगे लेखक, पाठक और आलोचक, प्रेमचंद ने तो लिख दिया, उसके बाद उन्होंने किसी एक दृष्टि से नहीं लिखा, क्योंकि वे लिखना चाहते थे, वे लिख गए। परंतु लिखने के बाद बिल्कुल कविता हो, चाहे कहानी हो कि उपन्यास हो, वो एक पक्षी की तरह हो जाती है। पक्षी के पन्ने कैसे अपने फटफट उड़ जाते हैं, उसके हाथ में नहीं रहते। कृति एक बार लिखी गई, चाहे स्क्रिप्ट है या जो भी है, आप लोग तो उसे रीटेक करते होंगे, परंतु एक बार लिखने के बाद वो कृति किसकी हो जाती है? पाठकों की हो जाती है। या फिर आलोचक उसके बाद आ जाता है, कहता है पाठक तुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे ज्यादा समझ में आता है। तो आलोचक बीच में कूद पड़ता है, प्रकाशक कहता भैया जाएगा कहाँ? मैं प्रकाशक के पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं व्यापारी की बेटी हूँ, तो मैं काहे प्रकाशक की चिंता करूं। तो कहने का मतलब कि एक पाठक उसे किस दृष्टि से पढ़ता है, तो रस लेकर, आनंद लेकर,
पढ़ने के बाद चाहे वो उसमें कोई इज्म ढूंढे या न ढूंढे, पर आलोचक उसके अंदर इज्म ढूंढ लेता है। आलोचक कहता है कि प्रेमचंद ने लिखा क्यों, क्योंकि वो साधारण भारत के वर्ग को प्रस्तुत कर रहे थे इत्यादि। जैसे मैं पिछले इस पे ले जाती हूँ कि सूरदास रामचरितमानस क्यों लिखी गई, एक सांस्कृतिक चेतना जगाने, उस दृष्टि से लिखी गई नहीं। तुलसीदास ने तो कहा मैंने स्वांत सुखाए लिखा, परंतु बाद में लोगों ने ढूंढ निकाला अरे इसमें तो सांस्कृतिक चेतना जगाने की शक्ति है उस ग्रंथ में। फिर या तो सूरसागर, सत्य भाव, ईश्वर को पास लाने का, कहने का मतलब उस युग में स्टालिन, मार्क्स, लेनिन नहीं थे। उस युग में जो समस्याएं थी उन्हें देखकर उन्होंने लेखनी चला। अब आते हैं हम एक और चीज पर, वो क्या है? तो ये है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि बीच का काल, हम भक्ति काल पर से ये वो सब जितने हैं समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक आलोचक क्या करता है, पूरी उसकी डिसेक्शन कर डालता है, बॉडी पूरी चीर फटीर करके, इसमें ये दृष्टि है, इसमें भाषा है, इसमें भाव है, इसमें बिंदु है, इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब आलोचक कहता है तुमको जो नहीं दिखता पाठक, मैं तुम्हें वो दिखा रहा। तो आज भी वही हालत है। सॉरी जो आलोचक यहाँ बैठे हैं, मैं माफी मांगती हूँ उनसे, विजय तुमसे पहले माफी मांग रही हूँ। तो मेरा मतलब कि वो ये कहता है इसमें मंजूरा तुझे नहीं दिखा, फासिज्म है, इसमें नहीं दिखा। दुबे जी कहेंगे हाँ हाँ मैडम आपको याद है आपने भी मार्क्सवादी कविता पढ़ाई थी और आपने कहा था कि प्रगतिशील दृष्टिकोण है। मैंने कहा क्योंकि जब मुझे आलोचना करनी है, बच्चों को बताना है, तो मुझे वो दृष्टि उन्हें देनी पड़ेगी। पर याद रखिए ओरिजिनल लेखक दृष्टि के कारण नहीं लिखता, परंतु फिल्मों में, नाटकों में उद्देश्य है लिखने का। इसीलिए उद्देश्यपूर्ण लेखन एक अलग लेखन है, जिसके कारण आप लिखते हैं किसको टारगेट ऑडियंस पूछते हैं, है ना। अब रमेश जी बोलेंगे कि टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको लेकर दृष्टि में लिखा जा रहा है। तो ये मेरा मतलब है। एक और अर्थ पर ले जाती हूँ कि आधुनिक काल, जब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आ जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का समकालीन कौन, फिलहाल जो मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास है बड़ा चर्चित है, मल्लिका, अगर किसी ने थोड़ा बहुत देखा हो। मल्लिका कौन थी? भारतेंदु की प्रेमिका थी जो उन्हें प्रेरणा देती थी लिखने के लिए। क्या थी? उसे बंगला आती थी, परंतु वो कहा दुर्गेश नंदिनी और बंकिम बाबू के उपन्यास पढ़कर उनका उपन्यास करता देकर भाषांतर उन्हें देती। कहने का मतलब साहित्य कहाँ से आता है। और भारतेंदु जी ने देश प्रेम का अलग जगा दिया, थोड़ा नाटकों में अपना अभिनय करके। तो इस प्रकार साहित्य जो है युग को संदर्भ को लेकर, युग बदलता है, साहित्य का स्वर बदलता है, काल बदलता है, बदल जाता है स्वर, स्थितियां बदलती हैं, बदल जाता है स्वर, और जो भी बदलता है वो साहित्य के स्वर को प्रभावित करता ही है, और उसी से कई बार दृष्टि उत्पन्न होती है। अब मैं बीच का सारा छोड़कर आ जाती हूँ प्रेमचंद के बाद। आजादी मिली हमें, हम उसके पहले चले जाते हैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपको पता है नवजागरण काल था, उसका प्रभाव हुआ, ये वो सब, परंतु आ जाती हूँ प्रेमचंद 1900 के बाद, 1900 से लेकर 50 तक की बात करूँ। ये 50 साल हो गए। ये बताइए कि आपने बिला प्रसाद मिले, निराला मिले, ये सब कवि मिले, लेखक मिले, फिल्में बहुत नहीं मिली, नाटक भी मिले, थोड़े बहुत मिले, परंतु कविताएं बहुत मिली, परंतु फिर भी चारों तरफ जो है गांधीवादी छाप, राष्ट्र प्रेम की छाप, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी के साथ, पर ये जैसे ही मंच पर आते हैं ये एक दृष्टिकोण बदल जाता है लेखन का। प्रगतिवाद का नारा लगाने वाले प्रगतिवाद में जुड़ जाते हैं। प्रेमचंद खुद 1936 के करीब प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ते हैं। तब उन्हें अंत में समझ में आता है कि मैं अब तक तो लिख रहा था, अब मुझे कुछ सार्थक अलग ढंग से लिखना है। इसीलिए मोस्ट मैच्योर्ड उनकी कृति आती है, कौन सी? जैसे बताएंगी, गोदान। गोदान आती है, और उस गोदान में तो महाकाव्य रच दिया एक तरह से। तो एक साथ एक उद्देश्य बनाकर लिखना, उसमें हमें बहुत फायदा तो हुआ, इससे हमें बहुत फायदा। फिर आप देखिए कि प्रेमचंद, प्रसाद, इन सब मील के पत्थरों को देख लीजिए। आते आते आजादी मिल जाती है, स्वतंत्रता के नारे लगते हैं। अब आती हूँ 50 पर। 50 और 80 के बीच में मैं आपको 3 लेखकों का नाम दूंगी। एक कमलेश्वर,
सिर्फ कमलेश्वर नहीं, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, साथ में तीनों। उसके बाद एक दूंगी कृष्णा सोपती, स्त्री। तीसरा दूंगी अमृता प्रीतम। अब कहेंगे अमृता प्रीतम का नाम मैडम क्यों ले रही है? मैं आपको एक बहुत नया मुद्दा दे रही हूँ कि साहित्य बाद में लिखा जाता है, जीवन पहले जिया जाता है। जो हम जी रहे हैं ना, उसका एक अंश होता है। अमृता प्रीतम जब उन्होंने रोज से बिना शादी किए रहना शुरू किया, मुझे तो लगता है बहुत छोटी थी। माँ से पूछते, वो पंजाब की जो लड़की है वो कैसे, वो उसने ऐसे कैसे रह रही है? माँ हमें बरस देती थी, वो बोलने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ना तो दूर की बात, हम उसे पढ़ भी नहीं सकते थे। क्यों? फिर भी छुपा कर मैंने देव की नंदन खत्री, ये वो जितना पढ़ना था, लैला मजनू, शीरी पढ़ा, डांट पढ़ी, बेंच पे खड़े हुए, सब हुआ, परंतु पढ़ डाला, नंदा सब पढ़ डाला। क्यों? क्योंकि जो अमृता प्रीतम जी रही थी वो आज की लड़कियां जी रही। लिविंग पार्टनरशिप। स्त्री विमर्श की शुरुआत कहां हुई? पहले पति को ठुकराने से, या फिर आप उर्दू के लेखिका इसमत चुगताई, ये जीवन पहले जिया गया, उसके बाद बोल्ड लेखन, उसके बाद स्त्री विमर्श, उसके बाद ये सारा सब कुछ। कहने का मतलब जीवन पहले जिया जाता है। अब आइए कमलेश्वर, इनका प्रिय। कहते हैं कमलेश्वर संपूर्ण लेखक है। मैं नहीं कहती कि वो संपूर्ण लेखक, कहने वाले कहते राकेश ज्यादा अच्छा लिखते थे। राकेश ने लिखे आधे अधूरे। पति पत्नी के संबंध जो आज आपके साथ ताक पे खड़े हुए हैं, कौन सी दृष्टि थी उनकी? वो पहले भुक्त भोगी थे, उसके बाद उन्होंने लिखा। वो किसी इज्म से जुड़े हुए नहीं थे। हाँ ठीक है, अगेन उन्हें एक नयापन दिया, खुलापन दिया, अपनी आइडेंटिटी की पहचान की बात कराई, वो ठीक है सब चीजें, परंतु फिर भी जो जिया उन्होंने अंधेरे जीवन को, उसे उन्होंने व्यक्त किया। पार्टीशन की त्रासदी कमलेश्वर क्यों नहीं लिखते? पार्टीशन की त्रासदी राकेश क्यों लिखते? प्रश्न है। सोपती क्यों नहीं लिखती? वो तो पंजाब की थी, उसने तो पार्टीशन पर कुछ नहीं लिखा। राकेश ने कितना कुछ लिख दिया, मलबिका मालिक पर बहुत कुछ लिखा, परमात्मा को भुगता वगैरह, क्योंकि वो भुक्त भोगी थे। जिन स्थितियों में आप जीते हैं, उन स्थितियों को आप बिल्कुल अपनी कलम में उतारने में सफल हो जाते हैं। और सोपती क्यों नहीं? उन्होंने एक ही कहानी लिखी, सिक्का बदल गया। क्यों? एक ही कहानियां ने पार्टीशन वाली बात, बाकी तो लिखी 8, 10, 15, 20 कहानियां हैं। बाद में बात करें इस पर, बाद में बात करें इस पर, मेरे पॉइंट अटक जाएंगे क्योंकि मैं समाप्त कर दूंगी, डोंट वरी। तो कहने का मतलब कि सोपती की कलम कहाँ चली? डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, या फिर उसने सेक्स की बात की कि एक औरत को भी सेक्स की जरूरत है। इसका मतलब मित्रों मर जाने जब उसने लिखी तो पूरे जिसको तहलका मच गया कि अरे भैया मित्रों मर जाने क्यों लिखी है, कोई लिखने वाली किताब है क्या? अब प्रश्न यह है कि जो एक वेश्या की बेटी, उसने जिंदगी में वही देखा, इसीलिए उसके लिए शारीरिक प्यास बड़ी चीज है। शादी हो जाए भले उसके और उसके पति की जरूरत उतनी न हो, तो बोल्ड लेखन में कृष्णा सोपती आगे आई और उन्होंने उस जीवन को व्यक्त किया। ये हालांकि बात अलग है, वो आजीवन कुंवारी रही और अंत में लिंग पार्टनरशिप के साथ में वो समय सरगम लेकर, मैं उन्हें मिली हूँ, इंटरव्यू लिया है। ये दुबे जी है ना, बहुत दुष्ट है, इन्होंने मुझे आग्रह करके एक प्रोजेक्ट कृष्णा सोपती पर भी करवा दिया था। इन्होंने कहा मैडम एक शर्त पर मैं करता हूँ प्रोजेक्ट, अगर आप भी करें तो। मैंने कहा ठीक है माना, पहले तुम कर लो फिर मैं करती हूँ। तो कहने का मतलब कि हम उस लेखक को कितना जानते, उसकी व्यक्तिगत जीवन कितना जानते, नहीं जानते। इसीलिए आज ये कविताएं लिखी तो लिखे, मैं नहीं मानती मंच नहीं है तो नहीं लिखे, लिखे। फिर आप कहेंगे, मेरे तमाम मित्र बताएंगे फासिज्म आया, मार्क्सिज्म आया, वो बात तो आएंगे और चले जाए, परंतु लेखक तो रहेगा और वो वही दृष्टि से लिखेगा जो दृष्टि उसे मिली हुई है और जो उसने मैच्योर की है, उस दृष्टि को उसने बन पाया है। कमलेश्वर ने ही किया। इसीलिए मैं कमलेश्वर पर बोलने की इजाजत हो तो सिर्फ 5 मिनट बोल दूं कि कमलेश्वर ने शुरुआत की थी, बचपन खोया हुआ था, कुओं में झांक झांक कर बाबूजी को ढूंढा करते थे। जब वो गांव से, मैनपुरी से इलाहाबाद से दिल्ली ये यात्राएं की उन्होंने, उस समय उन्हें समझ में आ गया कि अगर एमए में उन्होंने अंग्रेजी में कर ली
और उसके बाद हमें समझ में आ गया कि लेखक के मंच पर है तो हिंदी और इसकी जरूरत है, इलाहाबाद जाने की जरूरत है। फिर शुरू में जो उन्होंने कहानियां लिखी, बड़ी कच्ची कच्ची सी कहानियां मैं कहती हूँ। अब मैं अपनी थीसिस में तो नहीं लिख सकती थी कि वो कच्ची कहानियां हैं। मैंने लिखा प्रारंभिक दौर की कहानियां, जिसमें वो कस्बे की कहानियां, ये वो सब। परंतु क्या आपको पता है कितना मारक उपन्यास उन्होंने अंत में दिया? शायद कोई सी ऑडियंस को पता होगा लास्ट में, कितने पाकिस्तान। ये पूरी यात्रा उनकी, जिसको कहते हैं कहानी, उपन्यास, कहीं कहीं उन्होंने स्त्री पुरुष के संबंध, आने सिनेमा अगर आपने देखा हो तो उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट राइटर यानी जिसके पास एक विस्तृत दृष्टि है, जिसके पास एक विशाल नजर है, जिसके पास सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से, उन्होंने नहीं सोचा आकाशवाणी वाला रेडियो में क्यों, रेडियो वाला टीवी में क्यों जाए, टीवी में कितने पॉपुलर है। जन साधारण लोगों के इंटरव्यू लेकर सामने से लोगों के प्रस्तुत किया। कौन सी दृष्टि लाना चाहते थे कि ये पान वाला भी व्यक्ति है, इंसान है, ये ठेले वाला भी जिंदगी जी रहा। तो साधारण लोगों को, और मजेदार बात, उस व्यक्ति ने दो आंदोलन चलाए हिंदी में। एक नई कहानी का आंदोलन और दूसरा समांतर कहानी का आंदोलन भी चलाए। इसका मतलब वो किसी भी तरह से, उनकी दृष्टि ऐसी थी। सारिका के कितने अंक मेरे पास हैं, रशियन लिटरेचर का अनुवाद, इसका अनुवाद, उसका अनुवाद, छोटी कहानी, अति छोटी कहानी, लघु कथा, यानी कितना कुछ उन्होंने दिया समाज को। परंतु उसमें उनकी बड़ी ही लांछना हुई कि स्क्रिप्ट में घुस गए, फिल्मों में घुस गए। परंतु आने वाला कल देख रहे थे कि वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। यात्रा उन्होंने लिखी कौन सी, और ये लद्दाख ले चले गए, स्पीति घाटी के ऊपर लिखा, यात्रा संस्मरण। कहने का मतलब मैंने तो नहीं चुना वो सब लिखने के लिए, कहने का मतलब दृष्टि उनकी विशाल दृष्टि, चारों तरफ फैली हुई। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कमलेश्वर को तो ग्रेट मानती हूँ। कितने पाकिस्तान अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ी। उसमें फैंटेसी शिल्प है। फैंटेसी शिल्प तो आज हम जी रहे हैं, सब फैंटेसी नहीं जी रहे। मैं सोचती हूँ आप हम कौन नहीं जी रहे फैंटेसी में? हम बैठे हैं, हम पीछे चले जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं, हम बीच में चले जाते हैं, फिर पीछे से आकर फिर आगे चले आते हैं। आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, अवचेतन मस्तिष्क चलता ही रहता। आज के युग ने, शहरीकरण ने, आधुनिकीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने आपकी दृष्टि को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया। जो कुछ नहीं था वो बहुत कुछ है। एक कमरे में बैठे 5 व्यक्ति मोबाइल पर, इंटरनेट पर व्यस्त हैं। क्यों? उनकी अपनी दुनिया बड़ी हो गई है, बाकी दुनिया छोटी होती जा रही है। तो दृष्टि का अंतर आता चला जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम, हमें नहीं पता। सफर कितना लंबा, नहीं पता। मैंने सिर्फ 3 लेखक इसीलिए चुने ताकि ये बतलाने के लिए कि अमृता प्रीतम जो जीवन जी रही थी, बाद में ये लेखिकाएं स्त्री लेखन पर चाहे कोई भी हो, वो बोल्ड थी या नहीं थी, पर वो जीवन जिया जा रहा था, इसीलिए वो साहित्य में आ रहा था। वरना साहित्य में वो सब नहीं आ पाता है। दलित बोलिए या फिर आदिवासी विमर्श बोलिए या फिर आपका ये जो डायस्पोरा है उस पर बोलिए। अब जाते जाते एक बात बोल रही हूँ, आंख बार कर। मेरी आदत है फेसबुक पर गंदे गंदे कमेंट डालने, गंदे गंदे यानी चुभने वाले कभी। तो मैं नाम नहीं लूंगी उस लेखिका का। मैंने ऐसे लिख दिया कि ये कहानी जो आपने लिखी है पढ़ ली मैंने, पर उसकी थीम बहुत पुरानी है। इतनी नाराज हो गई वो मुझसे, इतनी नाराज हो गई, उसे लगा ये कोई टटपुंजी से है जो जिसे साहित्य की कोई अकल नहीं है, और नाम नहीं लूंगी उसका, बड़े फेमस ऑथर है वो। तो कहानी जो इतनी पुरानी, बाबा आदम के जमाने की, और उसमें कुछ भी नयापन नहीं था देने के लिए, यानी कुछ फ्रेशनेस नहीं थी, कोई प्रतीक नहीं थे, कोई वेब नहीं थी, कोई शिल्प नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई विधान नहीं था, या कोई बहुत बड़ा कैनोपी नहीं था उसके पास। तो मुझे लगा कि ये कोई कहानी है क्या लिखने की, इससे अच्छा नहीं लिखती। तो ये हिसाब है कि कभी कभी हम सोचते हैं बड़ा साहित्यकार बहुत बड़ा साहित्यकार है, जो लिखता है वो बहुत सब कुछ अच्छा लिखता है। ऐसा नहीं होता। कभी हम अपने घर की वातावरण से प्रभावित होते हैं, तो कभी हम बाहर से प्रभावित होते हैं। और मैं तो कई बार लोगों को बताती भी, मैंने अपने पति पर बहुत सारी कविताएं लिख रखी हैं। जब छपेगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिखी है मंजुला ने, तब आपको समझ में आएगा। तब तो आप शंख और सीपियां बटोरेंगे कि अच्छा मंजुला की कविता में दम था, ओ हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ये सीपियां हैं, ये शंख हैं। तो कहने का मतलब हम हमेशा आलोचक,
बाद में आता है। वो कहता है ये तो कितना बड़ा लेखक था। तब हमें समझ में आता है। कृष्ण की है ना गजल कि वे आए तो यहाँ शंख और सीपियां बटोरने आएंगे। तो आलोचक आते हैं तो वो बटोरने आते कि देखो ये घेरा है, ये है, ये वो है, ये वो है। कहने का मतलब समाज तो ऐसे ही चलेगा, आप चलते रहिए। आयोजकों को धन्यवाद बुलाने के लिए, और आपने मुझे इतना सोचवाया उसके लिए बहुत ताली दे रहे। चलिए, आपने कुछ सोचा और दूसरों को भी सोचने में मजबूर कर दिया है। आगे से लेके पीछे तक दिखाई पड़ रहे लोग सोचने वाले। लेकिन मंजुला जी ने शुरुआत में जो बात की कि लोग योजनाबद्ध तरीके से भी लेखन करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है अमृतलाल नागर का। नागर साहब ने सोचा कि तुलसीदास पे कोई उपन्यास नहीं है, मानस के हंस लिखा। सूरदास पे नहीं है तो नाचो बहुत गोपाल लिखा, और दक्षिण की देवदासियों पर उन्होंने सुहाग के नूपुर लिखा। योजना बना के लिखा, और ये जो है चूंकि उनके पास दृष्टि थी इसलिए जो है ये किताबें बहुत पसंद की गई। उसी तरह गिरिराज किशोर ने, उनको साहित्य अकादमी मिल चुका था, शोध करके गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर बृहद उपन्यास लिखा, पहला गिरमिटिया, और जो है पूरी दुनिया में पसंद किया गया वो। तो ये जो होती है दृष्टि लेखन की, वो कहाँ से आती है? ये माना जाता है कि इसमें अनुभव, अध्ययन और निरीक्षण, तीन चीजों का योगदान होता है। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि किसी भी लेखक के लिए जरूरी है कि वो अनुभव और अनुभूति दोनों को समझे। जब तक वो इन दोनों को नहीं समझेगा, वो एक अच्छा लेखन नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी कोई दीपक जलाता है, जलाते समय अचानक उसकी उंगली जल जाती है और ऐसे से कर देता है। महादेवी ने लिखा है कोई वो उसको दूर से देख रहा है, वो सर से पांव तक सिहर जाता है। तो जो वो सिहरन है वो बोली अनुभूति है। इसी तरह भीष्म साहनी ने देखा था कि विभाजन के समय गली में एक आदमी ने एक आदमी को चाकू मार दिया। उसकी जो हृदय विदारक चीख थी वो बहुत साल तक उनके साथ रही, और बाद में तमस उपन्यास आया सामने। तो ये अनुभूति है जो बहुत बड़े काम करवाती है। तो आइए डॉक्टर जयश्री सिंह को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात आपसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो माफी मांगना चाहती हूँ, मैं कार्यक्रम में देरी से आई। दूसरी बात, माफी मांगना चाहती हूँ मंजुला मैम से कि मैंने उनके बोलते समय बीच में व्यवधान डाला। आदरणीय मंच पर सभी मेरे बहुत आदरणीय है, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित जन की आदरणीय है, आप सबको नमन करती हूँ। मेरे 4 शोधार्थी आए हैं, उनके बुलाने का कारण, उन्हें मैंने इसलिए बुलाया कि आप इसीलिए मत आइए कि मैं बोलने जा रही हूँ तो आपको सुनना जरूरी है। मैंने कहा आप इसीलिए आइए क्योंकि लेखक और लेखन दृष्टि पर बात हो रही है, और आपको वही चीज पढ़नी और समझनी है। तो ये चीज एक ही कार्यक्रम में आपको मिल रही है, इससे आसान बात और कहीं नहीं होगी। तो मैंने आप लोगों को कष्ट दिया, आप लोग आए, मुझे अच्छा भी लगा। अब मैं सीधे अपने विषय पर आती हूँ। लेखक और लेखन दृष्टि मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक आपका अपना बहुत बड़ा अनुभव ना हो आप उस पर क्या बोलेंगे। पर फिर भी मैंने बहुत सी बातें सोची, सर ने बता दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि लेखक को समझने से पहले और दृष्टि को समझने से पहले हम रचना को समझ लेते हैं। किसी भी रचना के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, पक्ष होते हैं। एक होता है उसका अनुभूति पक्ष और दूसरा होता है उसका अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष जिसे हम भाव पक्ष भी कहते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष जिसे हम कला पक्ष भी कहते हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, वैसे अनुभूति, भाव और संवेदना के बिना किसी भी रचना और किसी भी साहित्य का कोई अर्थ नहीं है। मुझे ऐसे लगना तो नहीं, फैमिली ने मुझे बात कही ही, मैं उसको जोड़कर पूरा करना चाहती हूँ कि रचना में जो अनुभूति होती है उसमें सबसे पहली होती है स्वानुभूति, जो बात उन्होंने कही। हालांकि बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, मुझसे अधिक पढ़े हुए हैं आप लोग। स्वानुभूति, जब कोई लेखक किसी समस्या को, पीड़ा को खुद भोगता है, वो भुक्त भोगी होता है। मैडम ने अमृता प्रीतम जी का अभी नाम लिया, भीष्म साहनी जी का नाम लिया। जब वो उसे खुद भोगता है और उसे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस बात को समाज तक पहुंचाना है,
और ये सोचकर वो उस पीड़ा को, उस स्वानुभूति को अपनी रचना में उतारता है। मेरी समझ से ऐसी रचना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में भाव है, संवेदनाएं हैं, उसको रचने में उसे बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसकी कला पक्ष पर तो बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं पड़ता। वो रचना चाहे जैसे भी लिखी गई हो, वो यथार्थ है, वो जन जन तक पहुंचती है। एक दूसरा प्रकार है रचना का सहानुभूति के द्वारा लिखी गई रचना, क्योंकि हर कोई तो भुक्तभोगी नहीं हो सकता ना, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आसपास उन समस्याओं को देखते हैं, लोगों को भोगते हुए देखते हैं, समस्याओं से उलझते हुए देखते हैं और उस पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि जो लेखक होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, वो वैचारिक होता है, वो बौद्धिक होता है, वो दोनों स्तरों पर उसको सोचता है, भोगता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लेखक सहानुभूति की दृष्टि से भी रचना को करता है, रचता है। इन दोनों चीजों में चूंकि तथ्य है, जीवंतता है, इसलिए कला पक्ष जरा सा कमजोर भी हो जाए तो भी बात बन जाती है। मुझे ऐसे लगता है, मैं इसमें दो पक्ष और जोड़ने जा रही हूँ अपनी ओर से, मुझे नहीं पता मैं कितना सही पकड़ पा रही हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले ये जो कुछ सालों में रचना की भरमार आई है और लेखकों की एकदम बड़ी संख्या में लेखक आए हैं, मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे दो और पक्ष काम कर रहे हैं। एक है प्रेरित साहित्य, मतलब जहां पर हम किसी के साहित्य से प्रेरित होकर लिख रहे हैं, न तो स्वानुभूति से न तो सहानुभूति से, किंतु किसी की रचना से प्रेरित होकर किया गया लेखन। और एक और मुझे चौथा लगता है प्रयास से किया गया लेखन। मुझे ये दोनों लेखन थोड़े से चुनौतीपूर्ण लगते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें स्वानुभूति सहानुभूति प्रत्यक्ष नहीं है। व्यक्ति पढ़कर प्रेरित होकर या प्रयास से लिख रहा है, अगर वहां पे वो थोड़ी भी चूक कर देता है तो उसकी रचना हास्यास्पद हो सकती है, और अगर वो जरा सा भी भाव में चूक जाए तो उस रचना का कोई भी अर्थ नहीं होता। पिछले जो कुछ सालों में खूब ढेर सारे कवि लेखक हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये प्रेरणा और ये प्रयास ही है। और अगर इस तरह का साहित्य लिखना कोई गलत बात नहीं है, हम प्रेरित होकर के लिख सकते हैं, लेकिन जो बात मैम ने कही, एक कहानी का उन्होंने एकदम अंत में उदाहरण दिया कि अगर आप कहीं से प्रेरित होकर लिख रहे हैं तो कम से कम आप उसको अपने युगबोध में लिखिए, अपने समय में लिखिए, ऐसे न लिखिए कि रचना हास्यास्पद लगने लगे। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं आजकल जो देखने में आते हैं, भाषा में चमत्कार उत्पन्न करके लिखना, एक टारगेट रख के लिखना, एक कविता रोज लिखूंगा, 2 महीने में एक किताब छप ही जानी चाहिए। ये इस तरह के लेखक भी अब हैं, टारगेट रख के लिखने वाले, और जो हमेशा रहा है यश प्राप्ति धन प्राप्ति के लिए लिखा गया लेखन। मुझे ऐसे लगता है कि रचना रोटी की तरह होती है। जैसे रोटी धीमी धीमी आंच पर धीमे धीमे पकती है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है, उसका स्वाद इतना मीठा होता है कि उसको खाने के लिए किसी नमक और मिर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो रोटी जो भूख से सीधा संपर्क करती है, जो जुबान पे चढ़ते ही, जुबान से लगते ही सीधे दिमाग पे चढ़ती है। मुझे ऐसे लगता है कि भूख और रोटी में जो रिश्ता होता है वही रिश्ता पाठक और रचना में होता है। इसीलिए लेखक को चाहिए कि वो उस रचना को रचने में कोई जल्दबाजी ना करे, बल्कि उसको धीरे धीरे परिपक्व होने दे, वो भावों को धीरे धीरे गूंथे। कला पक्ष भी उसमें बहुत जरूरी है, उन चीजों को वो धीरे धीरे उसमें आने दे, ताकि वो जो उसकी रचना है उसकी चर्चा दूर तक हो जाए, लंबे समय तक उसकी चर्चा हो। आखिरकार कबीरदास ने, सूरदास ने क्या सोचकर लिखा, लेकिन जो उनकी रचना थी वो उस परिवेश को समझ कर लिखी गई थी, इसलिए आज तक उनकी चर्चा बनी हुई है। तो रचना ऐसी हो जिसे पढ़ लेने के बाद पाठक खुद उस तरह की दूसरी रचनाओं को ढूंढना शुरू करे, या साफ शब्दों में कहूं तो उस लेखक की एक रचना को पसंद कर लेने के बाद इंतजार में रहे कि जैसे ही लेखक ने दूसरी रचना लिखी वो खोज कर पढ़ ले। तो बिल्कुल एक वैसा रिश्ता लेखक को चाहिए कि वो अपनी रचना और अपने पाठक के बीच बनाए। अब बात करती हूं मैं दृष्टि की। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखन में
4 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक सबसे जरूरी है युग बोध। आपकी रचना अगर वो स्वानुभूति और सहानुभूति के साथ है तो युग बोध उसमें बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। पर अब तो प्रयास से और प्रेरणा से लिखने का जमाना है, इसीलिए ये बिल्कुल जरूरी है कि आपकी रचना ऐसी हो जिसमें आपका युग उसमें दिखाई देता हो, समय दिखाई देता हो। क्योंकि बहुत पुरानी रचना कोई क्यों पढ़ेगा। साथियों, एक हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या इस समय यह है कि आज के समय में कोई भी मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं पढ़ता। मनोरंजन के लिए हमारे पास तमाम साधन उपलब्ध हैं, तो कोई मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए साहित्य क्यों पढ़ेगा। साहित्य वो तब पढ़ेगा जब उसको वैचारिक भूख होगी, वो कुछ पढ़ना चाहेगा, वो कुछ ढूंढना चाहेगा, कुछ लिखना चाहेगा, कुछ पीड़ा वो भोग रहा होगा, वो अपने जैसे किसी दूसरे को ढूंढना चाहेगा, वो ये जानना चाहेगा कि क्या कोई और इस समस्या से गुजर रहा है। ऐसी चीजें उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। कोई आज के समय में मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं पढ़ेगा। इसीलिए लेखक को चाहिए कि वो अपनी रचना में युग बोध डाले, उस आधार पे वो लिखे, न कि वो बहुत पुराना लिखे या फिर बीच में टॉपिक पे लिखे। बहुत जरूरी है, मेरी समझ से ऐसा मुझे लगता है कि फिक्शन तो हो लेकिन उसमें यथार्थ का होना भी बहुत जरूरी है, जीवंतता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक रचना किसी के दिल से जुड़ेगी नहीं, उसको अपनी लगेगी नहीं, तब तक कोई उसको क्यों पढ़ना चाहेगा। इसलिए उसमें एक जीवंतता होनी चाहिए, उसमें जीवन मूल्य होने चाहिए। क्योंकि जब तक हमें जीवन मूल्य, हालांकि ये सारी बातें हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, जीवन मूल्य जैसे शब्द या मूल्य जैसे शब्द, लेकिन ये होते तो हैं हमारे जीवन में। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि आर्य कॉलोनी में पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका वो हमारे जीवन से जुड़ी समस्या है कि कहाँ से हम ताजी हवा पाएंगे। अगर उस पर रचना लिखा जा रहा है, अगर उस पर कोई रचना करे तो वो जीवन मूल्य से तो वैसे ही जुड़ जाती है। और एक चौथी चीज जिसको कि कई लेखकों ने कहा है कि लेखक को दूरदृष्टा होना चाहिए। लेखक को अपने समय से लगभग आगे 30-40 वर्ष आगे चलना चाहिए, ना कि पीछे। उसे आगे चलना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि आगे कौन सी समस्या आने वाली है, और वो उस समस्या को केंद्र में रख के अगर लिखता है तो उसकी रचना ज्यादा समकालीन बनती है। लोग उसे पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बहुत कम समय ले रही हूँ सर, मैं ज्यादा नहीं लेना चाह रही हूँ, फिर भी मैं 2-3 उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक कविता है, ईरानी कवि सबीर हक्का की कविता है, मुश्किल से 5-7 लाइनें, ज्यादा लाइनें नहीं है। सबीर जी के बारे में शायद आप जानते होंगे। वो कहते हैं कि मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तब से मजदूर रहा, क्योंकि मेरी माँ मजदूर थी। उनकी कविता देखिए, शहतूत नाम की कविता है। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। देखिए रचना जैसे आत्मा को झंझना देती है, झिंझोड़ देती है, जैसे करंट मार देती है हमें कि कोई गिर के शहतूत कैसे हो सकता है। ये है स्वानुभूति की रचना। इसमें लेखक को कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, कोई कलाबाजी दिखानी नहीं पड़ती, और ऐसी रचनाएं पाठक भी पसंद करता है। क्योंकि आज का पाठक बहुत स्मार्ट है, चतुर है, उसको सब पता है, उसने सारी चीजें यहाँ वहां पढ़ रखी हैं। एक रचना मैं जिसको आज यहाँ पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ, चार्ल्स बुकोस्की की कविता है, तो तुम लेखक बनना चाहते हो। मुझे लगता है आज के समय में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो तुम लेखक बनना चाहते हो, अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के मत लिखो। कविता बहुत बड़ी है, मैं कुछ एक पढ़ रही हूँ। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक। उदास, खोखले और नक्शेबाज स्व मैथुन के मारे हुए दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं तुम्हारी कौम से। मत बढ़ाओ इसे, दुहाई है मत बढ़ाओ, जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, जब तक चुप रहना।
की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा। जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता, मत लिखो मत लिखो। तो कहीं ना कहीं लिखना जरूरी भी है, और लिखने से पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि उस रचना में हम जो चीज, जो दृष्टि, जो मूल्य डालना चाह रहे हैं वो उसमें आ रही है या नहीं। मैंने एक रचना अभी तो पढ़ ली, मत लिखो, लेकिन एक मुझे एक बहुत जरूरी रचना लग रही है। पाश, कवि पाश की एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। वही पंक्ति पढ़ती हूँ जो मुझे पढ़नी है यहाँ पर। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़पता, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो प्यारे साथियों, लिखना भी बहुत जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की क्षमता हर किसी में नहीं होती। व्यक्ति पीड़ा को भोगता है पर उसके पास शब्द नहीं होता कि वो उसको उतार सके। तो यदि हमें वो क्षमता है और हम लिख सकते हैं, तो हमें उसे रचना में उतार लेना चाहिए, ढालना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि लेखक वो नहीं है जो पुरस्कार के लिए लिखे, लेखक वो है जिसके नाम से पुरस्कार चले। तो हमें अगर लिखना है तो ये सोच कर लिखना है कि हमारी रचना में वो बात हो कि जो बहुत लंबे समय तक जाए और लोगों को उससे कुछ फायदा हो। जो कि मुद्दे मैम ने कहा, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, लोक कल्याण की भावना, लोक मंगल की भावना। हालांकि लेक्चर की बातें यहाँ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बोर होंगे, लेकिन उन सारे मुद्दों को लगभग मैंने समेट लिया। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सबसे पहले प्रोज नहीं था, जब कविता में ही सब कुछ कहा जाता था, तब आचार्य मम्मट ने कहा था, काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेत रक्षते और कांता सम्यक उपदेश विजय। ये काव्य यश के लिए है, अर्थ प्राप्ति के लिए है, कल्याण के लिए है, और सुंदर स्त्री जैसा मशवरा देती है वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा जो लोग छोड़ देते हैं सर। जयश्री जी, मैंने डॉक्टर शोभनाथ यादव से एक बार पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह चाय का कप और अखबार लेके टेबल पे बैठता हूँ और बिना 5-6 कविताएं लिखे उठता नहीं। तो इस तरह भी लेखन होता है। तो आपने लेखन को बहुत विशद तरीके से सामने रखा, बहुत अच्छा है। तो जो जैसा लिखते हैं वैसा उनको परिणाम भी प्राप्त होता है। और एक प्रोग्राम में चर्चगेट में उन्होंने किताब सबको बांटी जिसपे लिखा था महाकवि शोभनाथ यादव की कविताएं। तो हमारे बीच में हमारे ऐसे यार दोस्त हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, ये सत्य घटनाएं हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए, शीतला प्रसाद जी शुक्ल जी ने लिखा था कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो जो हमारे यहाँ संत काव्य लिखा गया, जो भक्त काव्य लिखा हुआ, हम लोग जो है इतना आक्रांत हो चुके थे मुगलों से, तो उनकी शरण में गए। लेकिन ऐसा क्या जो है वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया कि उसमें जीवन दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि और जो है पूरा जीवन का संविधान जो भी ढूंढिए सब मिल जाता है। तो मैंने तो जो है आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे जी से निवेदन किया था, अगर आप तुलसी जी दास को ही लेकर के जो है कुछ बोले तो लोगों को, हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको समझने में ज्यादा आसानी होगी। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे। लोखंड वाला कविता क्लब में पहली बार आने का सौभाग्य मिला, इसलिए थोड़ा ज्यादा चैतन्य होकर मैं सुन रहा था। और समय का जो अनुशासन है उसको चूंकि पहली बार है तो मैं ज्यादा निभाने की कोशिश करूंगा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं समकालीन कविता
के एक बड़े हस्ताक्षर विदेशी भाषाओं के तमाम साहित्य को अनुदित कर हिंदी को समृद्ध करने वाले और आजकल ढेर सारी पुरानी बातों को ताजा करने के लिए सन्नद्ध हैं, ऐसे भाई डॉक्टर विजय कुमार जी के बगल में बैठ करके मुझे बात करने का अवसर मिला। हिंदी भाषा ही नहीं, पूरी संस्कृति को आगे ले जाने का काम फिल्में कर रही हैं और ऐसी फिल्मों के लेखन से जुड़े हुए भाई पांडे जी, बड़ी बहन मंजुला देसाई जी, जयश्री सिंह जी, मुरारका जी, भाई राय साहब, शर्मा जी और मेरे भाई देवमणि पांडे जी। मित्रों, ये मेरे समय में भी गिन लेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जब देवमणि पांडे जी ने कहा कि तुलसीदास जी पर अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने कहा कि क्योंकि पहली बार आ रहा हूं तो आप जो आदेश करेंगे उसी पर बात करूंगा। चूंकि इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ी अलग बात करना चाहता हूं। वो ये कि प्राय ऐसा होता है कि कवि और रचनाकार अपने बारे में, यानी खुद को जिस निगाह से, जिस आंख से, जिस दृश्य से देखकर अपने बारे में जो लिखते हैं, हम बिल्कुल वैसे का वैसा ही मान लेते हैं। वस्तुतः वैसा बिल्कुल नहीं होता, उसके ठीक उलट होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वस्तुतः अपने सुख के लिए लिखा, लेकिन अपना सुख नहीं लिखा, अपना दुख लिखा। ये जो वेदना है, ये हमें आनंद की ओर जरूर ले जाती है, लेकिन होती है हमारी रचनाओं में सच्चित वेदना के रूप में। अगर तुलसीदास जी की रचनाओं में हम देखें तो वो चीजें हमारे बीच नजर आएगी। कवितावली का वो पद मुझे आता है इस संदर्भ में, जहां वो लिखते हैं, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार धुनी, जानत हो चार फल चार ही जनक को। बचपन में दरवाजे दरवाजे जाकर अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ मांगते थे और प्रायः मिलता नहीं था। जब उनकी हथेली पर 4 चना के दाने मिल जाते थे तो वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि ये 4 चना के दाने नहीं बल्कि मेरे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। ये वेदना है, ये दुख है, ये क्लेश है उनकी जिंदगी का, और ये अपनी समस्त रचनाओं में इसी क्लेश को दूर करने की कोशिश लगातार करते रहे। अपने जीवन के क्लेश को, लोगों के जीवन के क्लेश को और समाज के जीवन के क्लेश को। बहुत सरल तरीके से मैं बात करूं तो आप हनुमान चालीसा को ले लें। वे हनुमान जी की चाहे जितनी स्तुति कर लें, लेकिन उसका उद्देश्य क्या वो बताते हैं, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। ये क्लेश और विकार मित्रों, हम पारायण करके और बिल्कुल आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करके उससे उसकी इतिश्री समझ लेते हैं जिंदगी में, लेकिन आप देखिए कि कोई रचनाकार अपनी आंखों से क्या देख रहा है, खुद को कितना देख रहा है और बाहर कितना देख रहा है। क्या देख रहा है बाहर? केवल विकार और क्लेश ही क्लेश, और इसलिए उसके भीतर वो रचना पैदा होती है, वो दृष्टि पैदा, वो अंतर्दृष्टि पैदा होती है कि इस क्लेश और विकार को दूर करना बहुत जरूरी है। और क्लेश और विकार को दूर करने का मार्ग क्या हो, उसकी राह क्या हो, क्या मांग रहे हैं वो? बल बुद्धि विद्या, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। भूख से व्याकुल जिसको 4 चना के दाने नहीं मिले, वो ये नहीं मांग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा 56 भोग मिल जाए, बल्कि वे क्या मांग रहे हैं? लोगों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए क्या मांग रहे हैं? बल, बुद्धि, बुद्धि बल और विद्या। मित्रों, आज
सबसे सख्त जरूरत इस बात की है कि हम विद्या के सहारे अपने बुद्धि बल को विकसित करें, और इसलिए गोस्वामी जी की दृष्टि बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज जो शिक्षा संस्थान विद्या के संरक्षक और प्रचारक प्रसारक बने फिर रहे हैं, वो केवल बाहर कांच लगी दीवारें और अंदर के एयर कंडीशन को दिखा रहे हैं। शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से दी जाने वाली विद्या प्राय वहां से लुप्त होती जा रही है। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कहना कि हमें ऐसी विद्या दो जिससे हम अपना बुद्धि बल विकसित कर सकें, और वह बुद्धि बल भी क्यों? अपने आप को बढ़ाने के लिए। आज लोग अपनी बुद्धि सबसे ज्यादा खुद को बुद्धिमान समझते हुए अपने हाथ से खुद अपना कॉलर टाइट करके चलने के लिए बड़े बेताब हैं। ऐसे में कैसा बुद्धिबल चाहते थे वे स्वयं लिखते हैं बालकांड में रामचरित मानस के, कवि न हूं ही नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मित्रों, एक कविता या बहुत अच्छी कविता लिखकर भी अगर वह कवि या रचनाकार ये कहने के लिए बड़ा उतावला है कि मैंने बहुत अच्छी रचना कर दी है, उसके सामने तुलसीदास जी गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कवि न हूं, मैं कवि नहीं, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं राम को लेकर या प्रभु राम को लेकर जब मैं कहना चाहता हूं, मेरी स्थिति ऐसे है कि जैसे कोई बौना व्यक्ति किसी ऊपर लगे ऊंचे पद को पाने की कोशिश कर रहा है। मैं बौना हूं, कोशिश कर रहा हूं, उछल रहा हूं, पाने की संभावना नहीं है, फिर भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, ये बताना चाहते हैं कि आज केवल फल को देखकर ही सारे विधान करने के चक्र और कुचक्र में हम जो लगातार फंसते जा रहे हैं। जहां संभावनाएं नहीं है उसको भी पाने की कोशिश करना, ये मनुष्य की बुद्धि बल को विकसित उस लेवल पे करे, ये तुलसीदास जी बताना चाहते थे उस समय। उन लोगों को बताना चाहते थे कि जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी रचनात्मकता है, खुद को ये बताने के बजाय मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैंने बहुत बड़ा कर लिया, ये बताने के बजाय नहीं, मैं तो बहुत छोटा। तमाम तरह के ऐसे दोहे और चौपाइयां तुलसीदास जी के हम देख सकते हैं बालकांड में, जहां कहते कि नहीं, मैंने रचना की। और किसके बाद ये कह रहे हैं? शुरुआत ही जबकि करते हैं, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुख्य क्या है? वागर्थाविव संपृक्तो, वाक और अर्थ, वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ को साथ में लेकर चलने। मेरे ख्याल से साहित्य रचना के मूल की प्राथमिक आवश्यकता यही है। शब्द को समझना और कैसे समझना, उसके प्रयोग को कैसे समझना, उसकी प्रक्रिया को, ये सारी चीजें जो रचना प्रक्रिया की सारी कवायद है, वो सब कुछ इस वाक और अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, शब्द और अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। इससे शुरू करके भी वो कवि कह रहा है कि मैं कवि कहा हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। ये समझने की इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। पहली बात। एक और बात, चूंकि मैंने कहा समय से मैं जल्दी खत्म तो बढ़िया है। तुलसीदास जी को जानने के लिए जाने वाले ऐसा कहते हैं, रामचरितमानस को विशेष तौर पर लेकर कहा जाता है, बालक आदि उतर के अंता मध्य अयोध्या का मही संत। जो समझदार लोग हैं, हम समझदार लोग नहीं हैं, तुलसी की बात को लेकर चलूं तो मैं तो बहुत छोटा सा हूं, कोशिश समझने केवल कर रहा हूं। तो बालकांड कांड में ये कहते हैं, और अयोध्या कांड में पहुंचते पहुंचते वो क्या कहते हैं? राम बहुत परेशान हैं, उन्हें बार बार अपनी अयोध्या की याद आ रही। जैसे ही अवसर मिलता है वो भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे मेरी अयोध्या बार बार याद आ रही है। उधर भरत को राम याद आ रहे हैं, इधर राम को अपने भरत याद आ रहे हैं। मित्रों, ये दृष्टि रचनाकार की है कि हम समाज में भातृत्व पैदा कर सकें, मेरे ख्याल से अपनापन पैदा कर सकें। हम रचनाकार हैं और अपनी प्रबुद्धता और रचनात्मक कौशल के बल पर ये बताएं कि हम सामाजिक
सामान्य जन से एलीट हैं, थोड़े से अलग हैं, उसके बजाय तुलसी के अयोध्या कांड से हम ये सीखें कि नहीं, हम चाहे जहां पहुंच चुके हैं अपने बुद्धि बल के बल पर, अपने आत्मबल, अपनी ताकत पर बल पहुंच चुके हैं, लेकिन जो अपना है, जिसको मैं छोड़ आया हूं, हम सबकी कोई न कोई अयोध्या है, अपने भीतर पल रही है। वो रचनात्मक अयोध्या हो सकती है, वो स्थान यानी जगह की अयोध्या हो सकती है। भाई विजय कुमार जी तमाम मुंबई की ऐसी अयोध्याओं को हर संडे को नवभारत टाइम्स में उकेर रहे थे, है कि नहीं? वो क्या है? आप कहेंगे कि पीछे की लोग ओर लौटना है। मित्रों, साहित्य वास्तव में तीर धनुष चलाने की प्रक्रिया है। वर्तमान को जितनी मजबूती से पकड़कर प्रत्यंचा को जितना पीछे खींचेंगे, लक्ष्य भेद उतना ही हो पाएगा, उतनी आसानी से, उतनी ही सटीक लक्ष्य भेद हो पाएगा। और इसीलिए पीछे लौटना, विजय जी, बीती बातों की ओर लौटना जानना बहुत जरूरी है। और अयोध्या काल में इसी अयोध्या की बात करते हैं। केवल अयोध्या नहीं है, केवल राम की अयोध्या नहीं है, वो चाहते हैं हम भी लौटे। मित्रों, आज गांव कोई लौटना नहीं चाहता है। आज तमाम तरह के पेटर रोड का आदमी मीरा रोड को, रोड दोनों में है, लेकिन मीरा रोड वाले को लेकर लगता है कि नहीं, मेरा रोड अलग है कि नहीं? ऐसे में अरे लोखंड वाला को क्लियर करना पड़ता है। मैंने रिक्शे वाले को कहा लोखंड वाला चलना है, तो कहाँ वाला, हनुमान नगर वाला कि अंधेरी वाला? अंधेरी वाला उसको लगता है कि नहीं यार, मेरा रिक्शा अच्छा है, अंधेरी। ये हमने अपनी अपनी अयोध्याएं बांट ली हैं, अपना अपना क्षेत्र बांट लिया है। अयोध्या कांड के तुलसी हमें वहां ले जाना चाहते हैं। एक तरफ कैसे ले जाना चाहते हैं? अलग अलग लोग हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो आपका पथ प्रदर्शक हो वो कैसा हो, राह दिखाने वाला है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहे, पालय पोषय सलकल जग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया आज का राजनेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, राजा हो सकता है। कैसा होना चाहिए? मुख की तरह। जैसे मुख खाता है, सब कुछ ग्रहण करता है, सब कुछ मुख, लेकिन बढ़ाता है किसको? पालय पोषय सकल अंग, शरीर के हर अंग को, यहां तक कि जो बिना काम के, मेरे तो गिर गए हैं, जिसके हैं उसके बाल भी, उसमें खून हंडी नहीं है, बाल भी बढ़ते रहते हैं। नाखून आप काट करके बाहर कर देते हैं, वो नाखून भी जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी। इसलिए तुलसी की दृष्टि, रचनात्मक दृष्टि, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि आज के लिए बहुत जरूरी है। तो बताना चाहते हैं कि ऐसा मुखिया, खुद को बड़ा करने वाला नहीं। आजकल तो जितना पाएं उतना, पेट कितना बड़ा हो गया है किसका, किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी, यही नहीं, शिक्षा के पेशे से हम लोग लगातार जुड़े रहे। क्या कहते हैं वो? हरई शिष्य धन शोक न हरई, ऐसा गुरु सो गुरु अवश्य नरक मह परई। ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक जो अपने विद्यार्थी की चिंता, उसका क्लेश, शुरू में जो हरम क्लेश विकार की बात कर रहे थे, उसके विकार और क्लेश को दूर करने के बजाय हरई शिष्य धन, उसके धन पर जिसकी दृष्टि है। मित्रों, आज आप शिक्षा में देखिए, केवल धन, सिर्फ धन और मात्र धन ही धन है, उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। तुलसीदास को लग रहा था उस समय गोस्वामी जी को कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस विद्या और बुद्धि बल की बात वो कर रहे हैं वो शिक्षा के माध्यम से आएगी। अगर उसमें विकार आ गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसकी बात कर रहे थे। लेकिन खुद के बारे में तो बात करते हैं, एक तरफ समाज के कल्याण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्तरकांड में कि कैसे लोग आ गए हैं, गाली दे नीच हरी चंदहू दधीची हुंकू, आपने चना चबाई हाथ चाटी। ऐसे लोग हैं मुरारका जी की तरह, और
और केशव राय की तरह बाहर फ्री की चाय, मैंने पूछा चाय का पैसा भी है, बोले कि नहीं फ्री का, पानी चाय एकदम फ्री है, कटोरी भी है। लेकिन तुलसीदास जी ने वहां क्या लिखा, कैसे लोग हैं खुद तो दूसरों को गाली दे रहे हैं, कैसे लोगों को गाली दे तो नीच हरि चंदहु दधीचु। किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति नीच शब्द का प्रयोग करे, लेकिन मजबूरन करना पड़ा हम लोगों के लिए, जो दधीच और हरिश्चंद्र को भी गाली दे रहे हैं। खुद का व्यवहार कैसा है, चना खाकर भी हाथ चाटते हैं कि कुछ नीचे न गिर जाए, कुछ बचने, किसी और के लिए कुछ बचने नहीं पाएंगे, सब कुछ मैं ही हजम कर जाऊं। ये दृष्टि समाज की और स्वयं के बारे में विनय पत्रिका में कहते हैं कि मैं इतना दुखी हूं, कबहू का अम्ब अवसर पाए। सीता जी से वो विनती करते हैं कि माँ ऐ माता, कभी अवसर मिले तो मेरी इन वेदनाओं की चर्चा एक बार प्रभु से कर दीजिए, कभी मुझे भी इन वेदनाओं से मुक्ति मिलेगी। अपनी वेदनाओं के लिए माँ तो सीता से विनती करते हैं और समाज की क्लेश और वेदना को दूर करने के लिए विद्या और बुद्धि बल की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि प्रत्येक रचनाकार, अच्छा रचनाकार तो मैं नहीं कह सकता, हर सच्चा रचनाकार, क्योंकि अच्छे का अलग है कि नहीं। जो चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, शायद वो सच्चाई से उतनी दूर होती हूं, तो हर सच्चा रचनाकार इसी विद्या के बल पर, बुद्धि बल की बात करता है। मेरे ख्याल से समाज के क्लेश और विकास को दूर करने की दृष्टि स्वयं के माध्यम से समाज में पैदा करने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ आने का अवसर दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपको भी। और जो मैंने आपसे अपेक्षा की थी, मेरा भी काम हो गया। तुलसीदास जी की जो दृष्टि है, सामाजिक चिंतन है, आप सब तक बहुत अच्छी तरह पहुंच गया। विजय कुमार जी, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक जो लेखन है बेस्ट सेलर, गुलशन नंदा है, कुशवाहा कांत है, प्रेम वाजपेयी और कितने लोग हैं, तो जिनकी लाखों में किताबें बिकती हैं, तो कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि भाई उनको भी साहित्य में गिनती क्यों न किया जाए। तो एक जो बेस्ट सेलर है और एक जो है सृजनात्मक लेखन, जिसे आप क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, तो विजय कुमार जी थोड़ा सा जिक्र करेंगे दोनों का तो अच्छा रहेगा। आइए, आपका स्वागत है। उपस्थित तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत साधारण और जो हमारे किसी व्यक्ति से गुजरते हुए जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो संबंध बनते हैं, उन पर ही थोड़ी सी दो चार उदाहरण देते हुए अपनी बात करूँ। दुबे जी जैसे विद्वानों के सामने मैं बहुत एकेडमिक बातें करूँगा।